हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इनकेस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें किया था। आपको याद होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड हमने सवाल किया था और कहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्ट करता है इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है बच्चों, और साथ साथ एंगुलर इंपल्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था और एक सवाल हमने किया भी था। बच्चों, आज के डेट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रोटेशनल वर्क, रोटेशनल पावर, और इस रोटेशन वाले चैप्टर में क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है, तो फिर कैसे एक दो सवाल भी करने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक बातें। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे रोटेशनल वर्क पे। ऐसे तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सिंपल अगर मैं वर्क की बात करूं तो F डॉट डेल्टा आर, या इंटीग्रेशन करो F डॉट डी एस या डी आर, जो भी बोलना है बोलो। वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ट्रांसलेशन की बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, वेरिएबल है, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाता है F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, F डॉट डी आर। ओके, तो ये बच्चों कैसा वर्क है? ट्रांसलेशनल वर्क है। ओके, ये ट्रांसलेशनल वर्क है। लेकिन अगर कोई बॉडी है ना, कोई भी रिजिड बॉडी मैं ले लूं, अगर किसी एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रही है, ठीक है, तो अगर रोटेट कर रही है तो इस पर है ना, इसको लगातार किसी ने टॉर्क लगाया होगा जिसकी वजह से ये रोटेट कर रही है। ठीक है, टॉर्क लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से टॉर्क डेवलप हो रही है। तो फिर इसमें वर्क हम कैसे निकालें? बच्चों ध्यान से सुने, रोटेशनल वर्क निकालने के लिए बेसिक फंडा तो वही है कि एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ लो। ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ लो, अगर ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, या फिर अल्फा से घूम रही है, ज़्यादा बेटर होगा, अल्फा से घूम रही है ये, क्योंकि लगातार टॉर्क हो रही तो अल्फा तो होगी पक्का ना बच्चों। कोई टाउ होगा तो टाउ इक्वल्स आई अल्फा, अल्फा तो पूरे सिस्टम में होगा। तो इस वाले पार्टिकल का, ओके, इस वाले पार्टिकल का टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, किसी एक पार्टिकल को मैं पकड़ रहा हूँ तो उस पर फोर्स कितनी होगी वो भी हम देख लेते हैं। तो फोर्स ऑन पार्टिकल की मैं बात करूं, छोटा सा फोर्स होगा, जो भी होगा क्या होगा? फोर्स जो भी होगा बच्चों वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल मास, और टेंजेंशियल अल्फा टाइम्स ऑफ आर पे है तो आर। क्लियर है? अगर उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करें तो वर्क क्या होगा? वर्क इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क क्या होगा? तो छोटा सा वर्क होगा F डॉट डी आर। ओके, F है M अल्फा R डी आर। ओके बच्चों, ध्यान से सुनिए, अगर कोई M मास की कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस करूं, ठीक है, हल्का सा इसको रोटेट कराऊं, हल्का से रोटेट करके यहाँ चली जाएगी, जब बॉडी रोटेट करेगी तो ये अगर ये डी आर डिस्प्लेस हुई है ऐसे, है ना, इस बॉडी पे ही नहीं, मतलब ये इसका ये वाला पोजीशन पहले यहाँ पे था, अब ऐसे गई है, तो डी आर, ये डी आर डिस्प्लेस अगर हुई है, अगर ये छोटी सी एंगल डी थीटा है, ओके, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कि डी थीटा इक्वल्स एल यानी डी आर बाई आर। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ डी आर है वहाँ पे हम लोग आर डी थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एम अल्फा आर, और इस डी आर की जगह पर आर डी थीटा लिख सकते हैं। ओके, सो एम आर स्क्वेयर अल्फा डी थीटा। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज एम आर स्क्वेयर? एम आर स्क्वेयर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो आई इंटू अल्फा इंटू डी थीटा। बच्चों ये क्या है? ये तो टॉर्क है, बिल्कुल, आई इंटू अल्फा टॉर्क है, डी थीटा। तो वर्क का बच्चों जो फॉर्मूला होगा, अगर किसी को डी थीटा पर आपने रोटेट कर दिया है, ठीक है, किसी पार्टिकल को, तो छोटा सा वर्क क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। अगर टोटल वर्क निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, टाउ इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, तो जस्ट बच्चों एक किसकी तरह है? जस्ट ये उसकी तरह है जैसे F के लिए यहाँ पे क्या हो गया? टॉर्क हो गया, यहाँ डी आर के लिए क्या हो गया? डी थीटा हो गया। तो लगभग सेम जैसा ही है ये। क्लियर है बच्चों?
तो आसान चीज है, बस टॉर्क आप निकाल लो, डी थीटा देख लो और इंटीग्रेशन कर लो थीटा 1 से थीटा 2, आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो एक छोटा सा सवाल इस पे कर लो, छोटा सा सवाल कर लो। मान लो कि कोई रॉड है और यहाँ पे बच्चों एक हिंज है, यहाँ पे हिंज है ऐसे, ठीक है, और ये रॉड ऐसे ऐसे घूम रही है। क्लियर है बच्चों? रॉड घूम रही है। अब इस पे एक कांस्टेंट टॉर्क, वेरिएबल टॉर्क लग रहा है। यहाँ पे एक टॉर्क लगातार ऐसा कुछ लग रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला ऐसा कुछ है 3 sin थीटा। कैसा है बच्चों? 3 sin थीटा टॉर्क लग रहा है इस पे, ऑलवेज टॉर्क इस पे ये लग रहा है, गिवन है। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द रॉड, इसका मास m ले लो, लेंथ ले लो, रॉड फ्रॉम थीटा 1 इक्वल्स 0 डिग्री टू थीटा 2 इक्वल्स, पूरा एक चक्कर करा दो या फिर पाई करा दो, ऐसे पूरा यहाँ से लेकर के ये वाला इंड को यहाँ पे आधी चक्कर कर दो, पाई कर लो। ओके, सो क्या हो जाएगा? क्लियर है? सिंपल बच्चों, वर्क का जो फॉर्मूला जनरल हमने देखा है ये टाउ इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, वेरी सिंपल। यहाँ टाउ कितना है? 3 sin थीटा करके दिया गया है, सो 3 sin थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, शुरुआत में एंगल क्या है 0 टू पाई चले जाइए, और आपको पता है sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। ओके, सो फ्रॉम 0 टू पाई। अब ध्यान से देखिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, सो -3 cos पाई माइनस कॉस 0, cos पाई माइनस 1 cos 0, ऐसा, सो 3 2 6 जूल। तो सिंपल बच्चों ये वर्क हो गया। ओके बच्चों, ऐसी चीजें मतलब रोटेशन अगर कहीं हो रही है, ओके, अगर टॉर्क लगातार वैरी कर रहा है तो वर्क ऐसे निकाल लो। अगर टॉर्क कहीं पे कांस्टेंट है तो नो डाउट, कांस्टेंट अगर होगा तो सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा? टॉ इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा फ्रॉम थीटा 2 टू माइनस थीटा 1, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन होगा। अब इस तरह की चीजें बच्चों 10+2 में आपको मिलेंगी जब डायपोल आप पढ़ोगे। ठीक है, जब डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डालते हैं तो उस पर जो टॉर्क लगती है वो वेरिएबल किस्म की होती है। तो वहां पे किसी डायपोल को किसी थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक रोटेट करना होगा तो वहां पे हमें वर्क पूछा जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये 10+2 में हम लोग कर लेंगे वहां पे विशेष रूप से। बस आप इतना सा दिमाग में रखो कि नॉर्मल ट्रांसलेशन में वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। सिमिलरली रोटेशनल में अगर ये ट्रांसलेशन है, अगर रोटेशन में होगा तो फोर्स हो जाएगा क्या, टॉर्क की जगह पर डी आर मतलब स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो इस तरीके से चीजों को आप देख सकते हैं। अब सिमिलरली बच्चों हम लोग रोटेशनल पावर की बात भी करेंगे। जैसे वहां पे ट्रांसलेशनल पावर की बात करते थे तो F बराबर क्या आता था, सॉरी P बराबर क्या आता था, dw/dt। उसको आगे सॉल्व करते थे तो क्या मिलता था बच्चों, याद होगा क्या मिलता था, याद करो, F इंटू भी। क्लियर है? तो यहाँ पे उसी तरह से रोटेशनल पावर में F इंटू भी की जगह पर क्या मिलेगा, F के जगह पर टॉर्क मिल जाएगा टाउ, और भी की जगह पर एंगुलर स्पीड मिल जाएगा ओमेगा। सो डेफिनेटली टाउ इंटू ओमेगा मिल सकता है। देखेंगे बच्चों, पहले आप इस चीज को एक बार जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रोटेशनल पावर की। रोटेशनल पावर, ओके, सिंपल सी चीज है भाई। पावर का जो डेफिनेशन होता है वो होता है dw/dt, सिंपल। और वर्क को हम चाहें तो टॉ इंटू थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब टॉ इंटू थीटा 2 माइनस थीटा 1 आप वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सो ये टॉ अगर कांस्टेंट है बाहर कर लो, डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ओमेगा। तो आ गया बच्चों सिंपल, टॉ इंटू ओमेगा। क्लियर है? तो सिंपल चीज़ है। अब इसमें भी बच्चों एक चीज़ और आएगा, कंजर्वेशन ऑफ, या फिर ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें भी आएगा, रोटेशन में भी आएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आएगा उस चीज़ को यूज कर लीजिएगा। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई अदर फोर्सेस, यही होता था ना। दिस इज डेल्टा के। अब डेल्टा के में ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्क डन बाई जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही है वो निकाल लेना, नॉन कंजर्वेटिव।
ठीक है, इसमें रोटेशनल वर्क भी हो सकता है, ट्रांसलेशन, मतलब जो भी पॉसिबल वर्क है बच्चों सारा का सारा निकाल लो। और दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना, इस सवाल आपको बहुत आसानी से इस पर बन जाएगा। एक छोटा सा सवाल सेट करता हूँ, थोड़ा अच्छा किस्म का सवाल है। आइए मैं एक जनरल सवाल भी सेट कर सकता हूँ। बच्चों आपने टॉप का नाम सुना है? लट्टू। लट्टू तो देखा होगा, जिसमें धागे को ऐसे बांध करके हम लोग रोटेट कराते हैं। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है बच्चों, ठीक है। तो सपोज करो कि इजी करने के लिए यहां पे स्ट्रिंग ऐसे बांधा गया, ठीक है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है। और यहां पे धागा, बहुत सारा ऐसे धागे के टर्न्स बांध दिए गए और एक ऐसे ले गया है। और इस पे बच्चों हम लोग लगातार F एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो सवाल क्या है, शुरू में इसका ओमेगा क्या था? 0। शुरू में ओमेगा क्या था बच्चों? 0। अब जैसे जैसे इसको तेजी से खींचोगे तो डेफिनेटली ये क्या होगा? रोटेट करेगा, बिल्कुल रोटेट करेगा। तो अगर मैं इस धागे को पूरे L लंबाई तक खींच लूं, कितना खींच लो बच्चों? L लंबाई। ऐसे स्टार्टिंग में तो कोई भी धागा नहीं था, खींचते 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 ऐसे ले गया, तो क्या हो गया? धीरे धीरे क्या होगा? और इसके अबाउट एक एक्सिस बना लेना है, ऐसे कोई एक्सिस बना लेना है, ओके, ताकि ये इधर उधर मूव ना करे। तो जैसे हम लोग ऐसे खींचेंगे तो धीरे धीरे धागे की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो जब धागा की लंबाई, आपको भी लग रहा होगा कि सर धागे की लंबाई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सर वैसे वैसे इसका ओमेगा बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, सवाल यही पूछा गया है कि आप बताओ कि अगर धागा L लंबाई डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, L लंबाई धागा क्या होगा? यहां से यहां आगे बढ़ जाएगा, तो आप बताओ कि इसमें कितनी ओमेगा आ गई, ठीक है। इफ स्ट्रिंग इज एन वुंड, ठीक है, अगर स्ट्रिंग बाई लेंथ L0, देन फाइंड द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाई टॉप। ये टॉप है, इसके द्वारा एंगुलर स्पीड कितना है, या F ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। सवाल बच्चों बहुत लंबा भी बन सकता था, मैं एकदम आसान भाषा में लेके आपको समझा रहा हूं, बस आप कंसेप्ट यूज करना सीखो। ध्यान से सुनो बच्चों, ये कांस्टेंट F लग रहा है। अगर यहां से डिस्प्लेसमेंट, इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो F फोर्स लग रहा है, और लगातार ये कितनी डिस्प्लेस हो रही है? L डिस्प्लेस होनी है, क्योंकि L0 अनबाउंड हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखिए यहाँ पे स्लिप वगैरह, स्ट्रिंग स्लिप वगैरह नहीं कर रही है, ऐसा मान के चलना है। तो सीधी सी बात है कि वर्क डन बाई बच्चों, ये जो फोर्स होगा, वर्क डन बाई जो फोर्स होगा, एक ही तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन या जो भी F लग रहा है, वर्क डन बाई फोर्स होगा, वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और टेंशन यानी F जो भी है इनटू कितनी लंबाई बच्चों? L0, कांस्टेंट F है और L खिंचाया, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितनी डिस्प्लेस कर गई बच्चों? L। तो वर्क क्या होगा? F इंटू L। क्लियर है बच्चों? सो ये वर्क हो गया, ओके। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? शुरू में तो थी ही नहीं, बाद में कुछ हो गई होगी, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर हो गई होगी, शुरू में तो थी नहीं। तो बेहद आसान है बच्चों, कुछ है ही नहीं सवाल में। सो 2FL0 इक्वल्स I ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2FL0 बाई I का रूट अंडर। क्लियर है बच्चों? तो छोटे मोटे सवाल हैं, ऐसे सवाल जहां कहीं मिले तो बेहद आसानी से आप चीजों को देख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों कभी कभी ऐसे सवाल भी मिलेंगे, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, ठीक है, और वहां पे कोई ऐसी फोर्सेस नहीं लग रही है, जैसे फ्रिक्शन वगैरह के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, और फ्रिक्शन के खिलाफ कुछ वर्क नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये चीज आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में जब आप उस चैप्टर में पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने डिटेल बता रखा था। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम यूज कर सकते हैं, हम लोग अगर प्रॉपर हमें तरीका मालूम हो जाएगा कि भाई वहां पे एनर्जी किसी और रूप में खर्च नहीं हो रही है जहां से निकालना पॉसिबल ना हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग ध्यान रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाते। और जहां पे एनर्जी ठीक है एक रूप से दूसरे रूप में जा रही है, ठीक, और वहां पे कैलकुलेशन पॉसिबल है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो, ठीक। तो ये चीज तो समझ में आ गई बच्चों, ये तो सीधी बातें थी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही आसान है, तो पहले आप इस चीज को कॉपी कर लो, फिर अभी हम लोग बच्चों कुछ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना, कुछ बेसिक पर, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल लो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल लो, जैसे भी बोल लो,
उस पर हम लोग कुछ सवाल अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? रोटेशन के सेंस में, मतलब वहां पे रोटेशन बना। हालांकि एक दो सवाल बच्चों हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दो सवाल और कर लेते हैं जिससे वजह से आपका कंसेप्ट कुछ ज्यादा ही अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद आज हम लोग को स्टार्ट करना है CTRM, ठीक, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करने के बाद ही आगे कुछ बढ़ेंगे। तो पहले इसको आप कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल इजी टाइप का ही करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा कोई एक रॉड है, ठीक है, और ये सिचुएशन है बच्चों इसकी, ठीक है, और यहाँ पे हिंज है, इसकी मास m है, L/, है, और जस्ट यहाँ से हमने रिलीज किया, ठीक है। तो जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी तो ऑब्वियसली बच्चों छोड़ोगे तो इसके पास कुछ ना कुछ तो स्पीड आ जाएगी, एंगुलर स्पीड आ जाएगी। ओके, तो आपसे यही पूछा गया है, व्हेन रॉड जस्ट बिकम्स वर्टिकल देन फाइंड द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों मैंने सवाल थोड़ा चेंज कर लिया, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी चीज की बच्चों ओमेगा पता चल जाए तो किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का या किसी भी पार्टिकल का स्पीड निकालना बेहद आसान है, ओमेगा टाइम्स ऑफ आर। तो सिंपल सा है, मैं ओमेगा निकालूंगा और बाद में ओमेगा टाइम्स ऑफ आर कर लूंगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों शुरू में यहां पे था, बाद में कहां आ जाएगा, यहां पे। ओके, तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसी जगह पर रेफरेंस लेवल ले लेते हैं। यही अपना डेटम लेवल है या रेफरेंस लेवल है। अब ऐसा है कि रेफरेंस पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी एनर्जी नहीं है। शुरू की टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, 0। अब जैसे ही यहां से यहां आएगी तो फिर यहां क्या हो जाएगा, इसके पास क्या आ जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू की एनर्जी को बराबर कर लेता हूं फाइनल एनर्जी के बराबर, क्योंकि यहां पे एनर्जी कंजर्व होगी, कहीं से कोई डाउट नहीं है। मतलब एनर्जी यहाँ पे अभी अगर शुरू में भी कुछ एनर्जी नहीं है, बाद में बच्चों इसमें क्या होगी, इसके रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, जो भी आ जाएगी। ओके, सो शुरू में तो अगर एनर्जी मैं 0 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल है नहीं, रेफरेंस अगर यही ले लिया, और काइनेटिक तो ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ पे ये रोटेट करने लगी, सो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर इसके पास काइनेटिक होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन साथ साथ बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया, L/2। तो रेफरेंस से नीचे जा रहे हो ना, तो वर्डन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -mgh। तो m मास g और लंबाई L/2। क्लियर है? किसी भी रॉड की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, mg सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस, तो L/2। सो mg L/2 इक्वल्स क्या हो गया, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये दोनों कैंसिल हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका mg L/i। क्लियर है बच्चों, mg L/i, और यहाँ से ओमेगा हमने देख लिया, √mg L/i। बच्चों i तो आपको पता ही है, क्योंकि रॉड है, रॉड का एक इंड के अबाउट क्या होता है, mL²/3। G/L हो गया, तो ये ओमेगा हो गया रॉड का। क्लियर है? जैसे ही रॉड का बच्चों ओमेगा पता चल गया तो अब हमारा आंसर तो हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ही है। तो सेंटर ऑफ मास की अगर हमें वेलोसिटी पूछा जाए तो v इक्वल्स ओमेगा टाइम्स ऑफ r, और सेंटर ऑफ मास की यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, L/2। सो हो जाएगा ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी L/2। ओमेगा तो आपको पता ही है। ओके, आप √L को रूट से कट कर सकते हो, तो 3g√L और नीचे 2 रह जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये है आंसर। अब इसी पे कुछ और सवाल चाहे तो ले सकते हैं, इजी टाइप का। सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई रॉड है, वर्टिकल है। ओके, अब ये रॉड बच्चों जैसे ही रिलीज किए तो इस साइड में मान लो गिरना चालू हो गया।
ऐसे। तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल पे ऐसे आ गई तो इस पोजीशन में आपको बताना है, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे अगर मैं ए बी मान लेता हूँ तो ये एक ए डैश बी डैश पोजीशन है। इस पोजीशन पे आपसे पूछा गया है कि इसके पास ओमेगा कितनी हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द ओमेगा ऑफ द रॉड एट गिवन पोजीशन, ठीक है, ए डैश बी डैश। बेहद आसान है बच्चों, आप रेफरेंस शुरू में ये ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनिशियल एनर्जी को फाइनल एनर्जी के बराबर कर लो। इनिशियल एनर्जी हो जाएगी mg/L/2। क्लियर है बच्चों, यहाँ सेंटर ऑफ मास mg/L/2। बाद में यहाँ पे आ गई तो इसी के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लो, अभी भी हाइट है इसका, तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल अभी भी होगी डेफिनेटली। तो ये हाइट कितना है बच्चों, ये L/2 हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो आई थिंक ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों L/2 cos थीटा। क्लियर है, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, L/2 cos थीटा। पहले कहाँ पे था, यहाँ से L/2 पे था, अब कितना हो, L/2 cos थीटा। क्लियर है बच्चों, ओके। तो अभी इसकी पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगी, mg/L/2 cos थीटा, ओके। एंड ऑब्वियसली हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगा। सो सिंपल आंसर है इसका, आई क्या होगा, ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये अब इधर बुलाते हैं तो mg/L/2 सो 1 माइनस cos थीटा, सो ml²/6। क्लियर है, सो 2 3 जा m कट जाएगा, l से l कट जाएगा, तो g 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स l ओमेगा²/3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, सो फाइनली ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 3g/L 1 माइनस cos थीटा, और फाइनली ओमेगा हो जाएगा √3g/L 1 माइनस cos थीटा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी किसी रॉड का क्या हो जाएगा, √3g 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई L, ओके। तो हमें बस ध्यान इस बात का रखना है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले भी यूज करते थे कि शुरू की एनर्जी कितनी है, बाद की एनर्जी कितनी है, अब यहाँ पे रोटेशन वाला सेंस है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ mv² बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और सवाल आपके बेहद आसानी से बन जाएंगे बच्चों। तो अब इस तरह से जो भी सवाल मिले आप उसे बनाते रहिए, कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। क्लियर है, पहले आप इस चीज को कॉपी कर लो। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। शॉर्ट में हम लोग CTRM बोला करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लंबा खींचने वाला है ये, ठीक है। और इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े काम का है, सवाल बनाने में काफ़ी काम करता है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, इसमें नाम से ही कितने है, बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी। तो फिर अभी तक क्या पढ़ा है हमने बच्चों, अभी तक हम लोगों ने ट्रांसलेशन नहीं देखा है। ध्यान रखें, अभी तक जो भी बॉडी लिया है एक फिक्स्ड एक्सिस ले लिया है ना, और एक्सिस फिक्स्ड है तो ये फिर आगे ट्रांसलेट कैसे करेगी, मतलब एज ए होल सिस्टम की सेंटर ऑफ मास इस जगह से कहीं और जगह तो नहीं जाएगी, इसकी ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगी। जब भी होगी तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से गोल गोल घूम रहा है, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन बेसिकली कह सकते हो आप। क्लियर है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाली, मतलब जो एक्सिस है जिसके अबाउट है, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, वो फिक्स्ड है, वो एक्सिस फिक्स्ड है, वो आगे नहीं दौड़ रही है, ओके। लेकिन अब जो भी मोशन होगा जिसमें बॉडी रोटेट भी करेगी और साथ साथ उसके सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ेगी, ठीक है, आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे मोशन को कैसे बोलेंगे बच्चों,
कंबाइंड CTRM बोलेंगे, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि कोई आपके पास रिजिड बॉडी है और ये बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास है। अब ये सेंटर ऑफ मास चलो आगे VCOM से आगे दौड़ रही है, केवल दौड़ ही नहीं रही है बच्चों, मान लो ये ऐसे केवल दौड़ रही है, कोई रोटेशन नहीं होती। ये क्या है? प्योर रोटेशन, सॉरी प्योर ट्रांसलेशन। ओके, और मान लो कि ऐसा है, यहां पे एक एक्सिस बना दिया सेंटर ऑफ मास पे और ये ऐसे घूम रही है, तो ये क्या है बच्चों? अभी तो चल नहीं रही है, बिल्कुल ऐसे से गोल गोल घूम रही है ओमेगा से, तो क्या ये प्योर रोटेशन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, सेंटर ऑफ मास है, ये भी सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ रही है और साथ साथ ऐसे रोटेट भी कर रही है, ठीक है। मतलब ऐसे रोटेट कर रही है और साथ साथ आगे। जैसे क्वाइन एक ले लो, एक सिक्का ले लो, या छोड़ो सिक्का को छोड़ो, टेबल पर ऐसे इसको डाल दो और इसको ऐसे कस के मार दो, तो क्या एक ही जगह पर रोटेट करती हुई होगी बच्चों की? रोटेट करते हुए आगे भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगी। तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास एज ए होल आगे बढ़ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो कैसा हो गया? ट्रांसलेशन तो दिख ही रहा है, और साथ साथ पूरी बॉडी क्या हो रही है? अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाले एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो ये रोटेशनल मोशन भी हो गया, तो दोनों तरह का मोशन हो गया इसमें। तो कैसा मोशन हो गया बच्चों? CTRM। क्लियर है? अब इसके मोशन को हमें हैंडल करना है, इसको पूरे अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ना है, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अभी तक तो प्योर रोटेशन का काइनेटिक निकाला है, एंगुलर मोमेंटम अभी तक किसका निकाला है? प्योर रोटेशन का निकाला है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका एंगुलर मोमेंटम वगैरह वगैरह पहले शुरू में पढ़ लेते हैं छोटी छोटी चीजों को, और फिर एक स्पेशल टाइप का हमें CTRM पढ़ना है, जिसको हम लोग प्योर रोलिंग के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अलग से बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो क्लियर हो चुका बच्चों। अब कुछ छोटी छोटी बातें और मैं आपको समझा दूं जो बहुत जरूरी है, इसमें समझना जरूरी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी बॉडी है बच्चों, जैसे कोई भी बॉडी मैंने ले लिया ये ऐसे, और ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है, अगर बच्चों ऐसे ये ओमेगा से घूम रही है, कोई भी बॉडी इस ऐसे से घूम रही है, ठीक, तो केवल अगर प्योर उसका रोटेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी पॉइंट का, जैसे इस P पॉइंट के बारे में मैं बात करूं, तो मैं पूछूं कि P पॉइंट का रफ्तार क्या होगा अगर अभी ये प्योर रोटेशन में है। तब छोटी छोटी चीजें पहले सीख लीजिए। और बच्चों ये प्योर रोटेशन में है, तो P पॉइंट की रफ्तार क्या होगी? ऑब्वियसली इस R के इस साइड में, और कितनी होगी? ओमेगा टाइम्स, अगर R डिस्टेंस है तो ओमेगा टाइम्स ऑफ R, ऑब्वियस सी बात है। ओके, और यहां तक तो ठीक है बच्चों। और अगर मैं कोई रिजिड बॉडी ले लूं, ये सेंटर ऑफ मास है, और अगर रोटेट नहीं कर रही है, अगर प्योर ट्रांसलेशन हो रही है, प्योर ट्रांसलेशन हो रही है, VCOM से जा रही है, तो बच्चों इसका हर एक पार्टिकल, चाहे वो कहीं का भी हो, हर एक पार्टिकल, यहां तक सेंटर ऑफ मास भी, हर एक पार्टिकल का रफ्तार क्या होगा बच्चों? अभी मैं इसका वेलोसिटी पूछूं, अभी इसका वेलोसिटी पूछूं तो ओमेगा टाइम्स ऑफ R बोलोगे, अभी इसका वेलोसिटी पूछूं तो आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एज ए होल सिस्टम VCM से जा रही है, तो इसका भी वेलोसिटी, इनफैक्ट हर पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा? VCM। और इसमें रोटेशन के समय में क्या हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा? ना ना, बिल्कुल नहीं, वो होगा ओमेगा टाइम्स ऑफ R। जितना दूर जाओगे उतना वेलोसिटी ज्यादा, जितना पास रहोगे उतना वेलोसिटी कम। क्लियर है? अब बच्चों इन दोनों का कंबाइंड, अगर इन दोनों को कंबाइन करके हम ऐसा ले लें, ऐसे ये ओमेगा से घूम रही है और साथ साथ सेंटर आगे बढ़ रही है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया P, ठीक है, कहीं भी ले लिया। अब एक सिंपल समझाने के लिए ले रहा हूं स्टार्टिंग में, ऐसे बहुत सारे सवाल बाद में करोगे। तो ये क्या हो गया? CTRM हो गया, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन है। तो ऐसे केस में P पार्ट का बच्चों दो रफ्तार होगा। सोचो, एक तो सेंटर ऑफ मास आगे भाग रही है तो VC तो होगा ही, नो डाउट, लेकिन रोटेशन भी तो कर रही है। अगर रोटेशन कर रही है तो उसके वजह से इसका रफ्तार क्या होगा? ओमेगा टाइम्स ऑफ R, अगर ए स्मॉल r सॉरी, तो P पार्टिकल का स्पीड अगर हमसे कोई पूछे तो ऑब्वियसली होगा VC प्लस ओमेगा टाइम्स ऑफ R। क्या कहीं से कोई डाउट है बच्चों? क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, तो ध्यान रखिएगा, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में किसी पार्टिकल की जो रफ्तार है हम लोग दोनों तरीके से दे पाते हैं। VCM भी होना चाहिए क्योंकि ये केवल चल भी नहीं रही है, साथ साथ रोटेट भी, तो रोटेशन सेंस से ओमेगा R और चलने की वजह से VCM, तो नेट वेलोसिटी ये हो जाएगी। ओके, अब इस तरह से और भी है, जैसे नीचे का कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान लो कि Q पॉइंट ले लो बच्चों, तो Q पॉइंट का अगर वेलोसिटी कोई पूछेगा तो रोटेशन की वजह से, ध्यान से देखो, ऐसे से कोई रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे कोई रोटेट है, रोटेशन की वजह से एक रफ्तार इधर होगी, और ये ओमेगा टाइम्स ऑफ, मैं R1 बोल लूँ तो ये ओमेगा टाइम्स ऑफ R1 होगी, और आगे बढ़ने की वजह से एक रफ्तार क्या होगी? VCOM होगी। अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q है क्या, तो अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा
आप, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं कौन बड़ा है, तो अगर ये बड़ा हो गया तो VCO में से ये घटा लो, अगर ये वाला बड़ा हो गया तो ω1 R1 में से VCA माइनस कर लो। समझ पा रहे हो बच्चों? क्लियर है? कहीं से कोई डाउट तो नहीं है? तो ध्यान रखना कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में ये छोटी छोटी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है। और साथ साथ बच्चों ऐसा नहीं है, ये मतलब केवल ओमेगा की बात नहीं हो रही है, अगर अल्फा वगैरह भी अगर आपको पता है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए समझ लो ऐसे, जैसे कोई हमारा कोई ऐसा बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन दे दिया गया, एक्सेलरेट भी तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, सेंटर ऑफ मास लगातार स्पीड बढ़ाते जा रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया, ओके। और साथ साथ बच्चों जब इसकी एक्सेलरेशन हो रही है ऐसे सेंटर और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, मान लो ये अल्फा से घूम रहा है, किससे घूम रहा है, अल्फा से घूम रहा है ऐसे, मतलब रोटेशन में भी बच्चों ध्यान सुनना, रोटेशन में भी इसकी ओमेगा बढ़ती जा रही है। अल्फा होने का क्या मतलब, अल्फा इसकी बढ़ती जा रही है, ओमेगा बढ़ती जा रही है, ओमेगा बढ़ती जा रही है, ओके। तो इसकी ओमेगा ऐसे बढ़ती जा रही है। अब बच्चों ये अल्फा है, ओके। अगर मैं इस पार्ट का एक्सेलरेशन आपसे पूछूं, इस पार्ट का एक्सेलरेशन, तो बच्चों ये CTRM है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन है। अगर P पार्टिकल स्मॉल r पर ले लिया तो मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P, एक्सेलरेशन वेलोसिटी वगैरह होता तो खैर वो अलग बात होती, क्योंकि वेलोसिटी गिवन होता। तो यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन सिस्टम की है, तो मैं P पॉइंट का एक्सेलरेशन केवल आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या होगा, जवाब दो। आप बोलोगे सर पूरी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास आगे ACO से जा रही है, तो इनफैक्ट हर एक पार्टिकल की आगे की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी, ACO, ये तो क्लियर है। अब रोटेशन की वजह से ऐसे से कोई रोटेट कर रही है अल्फा से, ठीक है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ आर, याद होगा ए टेंजेंशियल क्या होता था, अल्फा टाइम्स ऑफ आर। तो बच्चों ध्यान से सुनना, P पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि सर एक तो ACOM सर, बहुत अच्छा, प्लस सर दूसरा क्या होगा, सर दूसरा ये होगा कि ये अल्फा टाइम्स ऑफ आर होगा, तो ये होगा अल्फा इंटू आर प्लस AC, ऐसा होगा। लेकिन बच्चों ये गलत है, सोचो जरा इसमें क्या गलती है, ठीक है, थोड़ी सी गलती है इसमें। एक्चुअल बच्चों सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती है, ओके, तो बच्चों जब यहां पे बैठ के देखोगे तो ये पार्टिकल क्या कर रही होगी, क्योंकि जिस इस पे ऐसे से रोटेट कर रही है ना ऑब्वियसली, तो सेंटर ऑफ मास पर कोई बैठ जाए तो ये वाला तो फील बिल्कुल नहीं आएगा, केवल रोटेशन वाला फील आएगा। तो बच्चों ये रोटेट ऐसे सर्कुलर पाथ पर भी तो घूम रही है ये वाली पार्टिकल, तो एक सेंट्रीपिटल भी तो एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों। और उस समय का मान लो कि ऐसे घूमते 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 उस समय का ओमेगा ओमेगा हो गया है, अगर हालांकि उस पल की ओमेगा है, बाद में ओमेगा बदल जाएगा, तो फिर एक सेंट्रीपिटल भी होगा। तो बच्चों यहाँ पे दो एक्सेलरेशन होगा, ये गलत है ना। तो नेट एक्सेलरेशन अगर P का कोई पूछे, P का नेट एक्सेलरेशन कोई पूछे, तो एक्चुअल में एक होगा अल्फा आर प्लस AC आगे का, आगे मतलब आई कैप में ले लेता हूं, और एक नीचे का जे कैप में, और ये होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही तो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंट्रीपिटल, ये जे कैप, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल। ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, इसमें ऐसा नहीं है वेलोसिटी, इसमें ये तो वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, एक्सेलरेशन के बारे में बात तो नहीं हो रही है। और वेलोसिटी हमेशा ही सर्कुलर मोशन में कैसी होती है, टेंजेंशियल, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर मत वेलोसिटी सोचने लगना। लेकिन एक्सेलरेशन बच्चों इधर भी होती है सेंट्रीपिटल वाली, और इधर तो टेंजेंशियल होती ही है। गॉट द पॉइंट? क्लियर है बच्चों? कहीं से कोई शक तो नहीं है? ओके। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर तो क्या P पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा ही नहीं इसमें? होगा बच्चों, यहां P पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा जरूर, यहां भी P पॉइंट का, सॉरी हाँ यहां पे रोटेशन हो रहा है ना, यस, यहां भी P पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा जरूर बच्चों। क्यों P पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि कम से कम ठीक है सामने कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मानता हूं टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ऐसे रोटेट तो कर रही है, सेंट्रीपिटल तो होगी। तो ऐसे स्थिति में अगर आपसे कोई पूछ ले कि P का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जरूर बोल लीजिएगा। खैर इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे, अभी तो मैं ओरल ऐसे ही चर्चा कर रहा हूं, मतलब इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल चीजों को मैंने बताया, प्योर रोटेशन क्या हो, प्योर ट्रांसलेशन क्या होता है, प्योर रोटेशन क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके मोशन कैसा हो गया, ओके। क्योंकि इसमें देख सकते हो रोटेशन भी कर रही है, ये CTRM हो गया। और बच्चों हमने आपको बताया कुछ छोटी छोटी चीजें, कंसेप्ट ऐसे मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो इस वाले पार्ट का प्योर रोटेशन हो रहा है तो इस पार्ट का वेलोसिटी ओमेगा आर, और केवल ट्रांसलेट कर रही है तो इस वाले पार्ट का सामने क्या होगा, भी COM के बराबर होगा। दोनों एक साथ मोशन करा दूं तो इसका दोनों का इफेक्ट एडअप हो जाएगा, कहीं घट जाएगा कहीं कुछ,
क्लियर है? तो छोटी छोटी बातें हमें आगे चल के खूब ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो पहले इस चीज को कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पहले कुछ छोटी छोटी बातें पहले कवर खत्म कर लेंगे आज। जैसे CTRM हो रही है तो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, और किसी पार्टिकल की हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, ये जरूरी जानना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ऐसे सवाल बहुत पूछे भी जाते हैं। पहले आप इसको कॉपी करो। चलिए बच्चों अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग CTRM, ठीक है, एक ऐसी बॉडी जो CTRM अंडरगो कर रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? भाई कोई भी बॉडी होगी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूम रही है, ओके, एंड इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है इसकी मास m मान लो। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? ठीक, तो काइनेटिक प्योर रोटेशन वाला लिखोगे प्लस प्योर ट्रांसलेशन वाला भी लिखोगे, दोनों जोड़ोगे क्योंकि कंबाइंड है। तो प्योर रोटेशन क्या है? प्योर रोटेशन ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये क्या हो रही है? रोटेट कर रही है, तो हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान रखना हमेशा I किसके अबाउट कर लेंगे? सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो रोटेट कर रही होती है। एंड प्योर ट्रांसलेशन, ओके, तो प्योर ट्रांसलेशन का क्या होगा? सीधे सीधे हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और v किसका लोगे? सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि पूरी सिस्टम को है ना एक पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमेशा याद रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज है ये, आसानी से बन जाता है। अब बच्चों इसमें ना कभी कभी बहुत कलाकृति भी देखने को मिलता है, इसमें अलग अलग तरीके से बहुत लोग अलग अलग तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं, लेकिन बिलीव मी आप केवल इसको अलग अलग यूज करना, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास के अबाउट का लगा लेना और वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सीधे सीधे कैलकुलेट करना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। उसी तरीके से बच्चों हमें जरूरत कभी कभी होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैविंग CTRM। तो ये भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कोई भी बॉडी ले लो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास आगे जा रही है VCOM से, ओके, VCOM से जा रही है और ये ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से। क्लियर बच्चों? ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रही है और सेंटर ऑफ मास ऐसे, ओके। नाउ तो ऐसा करते हैं, कोई ना कोई एक तो पॉइंट लेना पड़ेगा O, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब बच्चों क्या करते हैं कि इस O से इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कुछ R होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCOM है, ओके, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो अगर हमें L लिखना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले L क्या करेंगे? प्योर रोटेशन वाला लिखेंगे, ओके, वेक्टोरियली ऐड करेंगे, ध्यान रखिएगा वेक्टोरियली, और फिर L ट्रांसलेशन का। अब ट्रांसलेशन की बात करोगे तो इसको एज ए होल को एक पार्टिकल की तरह मन में सोच लो, ठीक, और VCOM से जा रही है तो सीधा सीधी फॉर्मूला लगा लोगे, R क्रॉस सर P कर लोगे। P किसका भाई? तो सेंटर ऑफ मास का, ओके, सेंटर ऑफ मास का ना ऑब्वियसली, प्लस L, सॉरी मैं उल्टा कर लिया, अच्छा कोई बात नहीं, तो पहले इसको कर लेते हैं, L ट्रांसलेशन वाला B से जा रही है तो ये R क्रॉस P कर लेना, PCOM का कर लेना, और इसका तो I ओमेगा आपको पता ही है, I ओमेगा, और ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा देख लेना। क्लियर बच्चों? इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं है, ओके। ओमेगा की क्या डायरेक्शन है बच्चों? ओमेगा ऐसे घूमती है तो ओमेगा का डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक। तो ये चीज आप देख लेना, आपको जहां कहीं भी हो आपके आसानी से आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ओके। अब रोटेशन का अलग से कर लो, आई ओमेगा तो आपको पता ही है पहले से, कोई एक्सिस फिक्स एक्सिस है, ओमेगा से घूम रही है रिजिड बॉडी, आई ओमेगा, और कोई पार्टिकल है अगर मूव कर रही है तो फिर R क्रॉस P। चाहे तो इसको थोड़ा और आगे एलाबोरेट कर सकते हैं, R क्रॉस, इसको बच्चों हम M इंटू VCOM भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, और M को बाहर ले सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है, M को बाहर कर लो और R क्रॉस VCOM, खत्म, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम बच्चों हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट होता है, तो O के अबाउट है, ठीक, पूरे सिस्टम का।
क्लियर है बच्चों, यहां तक भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बच्चों मैं आपको एक दो सवाल आपको करके बताता हूं इस पे कि कैसे हम लोग जब कोई बॉडी रोटेट भी करती है और साथ साथ ट्रांसलेट भी करती है तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के सवाल सेट होते हैं। मैं दो चार सवाल आपको करके बताता हूं, पहले आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, सपोज कीजिए, इसको साफ करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है, इसकी रेडियस वगैरह है r, और ये ऐसा कुछ सरफेस है। ओके, ये बच्चों ओमेगा से घूम रही है और इसका सेंटर v से जा रहा है, इसका सेंटर, और ये ओमेगा से घूम रही है, और ऐसा दिया गया है ओमेगा इक्वल्स v/2r है, ऐसा गिवन है कि ओमेगा का वैल्यू क्या है, v/2r। ओके, तो आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। ठीक है, O के अबाउट से कोई एक्सिस जा रही है तो उसके अबाउट का एंगुलर मोमेंटम इस डिस्क का क्या होगा। ठीक, ओके, अभी बताया बच्चों क्या हो रहा है। ठीक है, एक सवाल तो ये खुद से ट्राई करना, मैं एक सवाल और इसी जगह दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगा करना। और बच्चों ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, और ये अंदर वाली z है, मतलब ऐसे तो ऊपर z होगी ओब्वियसली, तो ये x पे से दौड़ रही है, ध्यान रखना। सेम सवाल बच्चों में दे रहा हूं, सेम सवाल दे रहा हूं, बस अब की बार मैंने कुछ इस तरीके का दिया, बस ओमेगा इसका ऐसे हो गया है, मान लो v/3r करके है, और सेंटर अब की बार बच्चों ऐसे दौड़ रही है, ये v से दौड़ रही है ऐसे। सब कुछ पहले वाला डेटा है r o। ठीक है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। ठीक है, हमें दो सवाल डिस्कस करनी है, कैसे करें आइए बताता हूँ। डेफिनेशन यूज करो भाई, L चाहिए ना, ओके, वेक्टोरियल चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले L रोटेशन वाला देख लेंगे, फिर L ट्रांसलेशन वाला देखेंगे, कुछ है ही नहीं। L रोटेशन वाला क्या है, ऐसे से रोटेट कर रही भैया ओमेगा, तो इनसाइड का मतलब एक्स वाई जेड के ऊपर होता है प्लस के, तो अंदर की तरफ माइनस के। ओके, तो I टाइम्स ऑफ ओमेगा प्लस के या माइनस के, ऑब्वियसली माइनस के। और ट्रांसलेशन वाला तो ये देखोगे R क्रॉस भी, तो बच्चों इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तो ठीक है, R क्रॉस M भी, नो डाउट, बट आपको अल्टीमेटली उसका वैल्यू तो पता है ना। क्या करते हैं, एम भी को पीछे बढ़ाते हैं, बढ़ा लिया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों यही होगा ना। ओहो, वैल्यू में तो भाई क्या होगा, एम भी को पीछे बढ़ा लिया और ये परपेंडिकुलर, ये तो R के बराबर है। ओके, तो इसका वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो होगा M इंटू भी इंटू परपेंडिकुलर R परपेंडिकुलर, पहले एक बार लिख लेने दो, ये तो इसका वैल्यू हो गया। डायरेक्शन के लिए ध्यान से देखो, R क्रॉस भी अंदर की तरफ, मतलब माइनस के, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यूज डालते हैं। आई डिस्क का क्या होता है, mr²/2, ओमेगा क्या है, v/2r, और ये माइनस के रहा, एम भी और आर परपेंडिकुलर कैपिटल आर के बराबर, क्लियर है बच्चों, और ये रहा माइनस के, आर से आर कैंसल, सो एम भी आर बाई 4 माइनस के, और ये एम भी आर, ये भी माइनस के। तो L क्या हो जाएगा, ये L क्या हो जाएगा बच्चों, 5/4 एम भी आर माइनस के, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क अबाउट O। क्लियर है बच्चों, माइनस के डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो जाएगा 5/4 एम भी आर। क्लियर है बच्चों, आसान है। अब आइए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक चीज का फर्क है, बाकी चीजें तो वैसी ही है,
बस यहाँ पे 3n। बच्चों ये ऐसे रोटेट कर रही है तो रोटेशन की वजह से प्लस के होगी, हाँ, और आर क्रॉस भी अभी अंदर की तरफ। तो फर्क बस इतना सा होगा इसमें, एल पहले ट्रांसलेशन लिख लो, फिर एल रोटेशन लिख लो। ट्रांसलेशन का तो अभी भी वही है, एम भी और आर परपेंडिकुलर कैपिटल आर, और ये हो जाएगा माइनस के, और रोटेशन की वजह से प्लस होगा, प्लस के होगा क्योंकि ऐसे रोटेट कर रही है तो आई टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, और दिस इज प्लस के, और आई चाहो तो डाल सकते हो। सो एम भी आर माइनस के, आई के जगह पर क्या यूज़ कर लोगे, ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा की जगह पर भी बाई 3r, ये के, आर से आर कैंसल। सो फाइनली ये हो जाएगा एम भी आर के, और ये हो जाएगा एम भी आर बाई 6 के। सॉल्व करो, फाइनली माइनस में ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 एम भी आर बाई 6 के। ओके, पहले कुछ और था, अब कम हो गया। सो एल का मैग्नीट्यूड की बात करें, क्लियर बच्चों, कुछ भी खास नहीं है। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए।